संसाधन और विकास वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में यूट्यूब पे डाल दिया है और वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन यानी कि संसाधन के बारे में अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। यहाँ हमारा मुख्य बिंदु रहेगा नियोजन। नियोजन क्या होता है, नियोजन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो संसाधन के सबसे पहली बातें हैं कि संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, कौन सा उपयोग, विवेकपूर्ण। एक तो सीधा उपयोग करना, एक सोच समझ कर उपयोग करना। जो संसाधन सीमित हैं उनका सीमित मात्रा में उपयोग हो, जो अनवीनीकरण योग्य हैं उनकी जगह नवीनीकरण योग्य संसाधनों का उपयोग हो, ऐसा करना विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अब एक शब्द में अगर जवाब देना है कि भाई नियोजन क्या है, तो एक रणनीति है। जिस प्रकार युद्ध भूमि में जाने से पहले रणनीति बनाई जाती है, उसी प्रकार संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ती है और उसी रणनीति को हम क्या कहेंगे, नियोजन। तो नियोजन क्या है, आंसर निकल कर आया, नियोजन एक रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है, वेरी मोस्ट, हमसे पूछ लिया जाए कि भाई नियोजन क्यों कर रहे हैं, तो इसका पीछे कारण है कि भारत एक, यहाँ संसाधनों की विविधता है, भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन हैं, कई जगह ज़्यादा हैं और कई जगह कम हैं। तो ऐसी स्थिति में नियोजन करना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हम देखें तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ संसाधन हैं आत्मनिर्भरता के लिए, केवल अपना काम चल सकता है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, अत्यधिक कमी है। कुछ उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं कि हमें नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ खनिज और कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में। वहीं दूसरी ओर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अधिकता है, लेकिन जल संसाधन की यहाँ कमी है। यानी कुल मिला के बातें हैं कि जहाँ संसाधनों की विविधता है वहाँ संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है। आगे बात करें तो इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं। इसलिए हमें संसाधन नियोजन करना जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए, राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संसाधनों का संतुलित करने के लिए, तालमेल करने के लिए, समानता करने के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब आपका जो प्रश्न था कि भाई संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो संसाधनों की विविधता है, कुछ संसाधन किसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं तो वहाँ दूसरे संसाधन की कमी है। जैसे राजस्थान की बात करें तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा बहुत अधिक हैं, लेकिन जल संसाधन की वहाँ कमी है। तो इसलिए नियोजन बहुत जरूरी है संतुलन बनाने के लिए। अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि संसाधन नियोजन करना बहुत जरूरी है। तो संसाधन नियोजन कैसे करें, अगला बिंदु है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न समाप्त होता है, दूसरा प्रश्न का जन्म हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि संसाधन नियोजन करना है, लेकिन भारत में संसाधन नियोजन कैसे करें और क्यों जरूरी है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो संसाधन नियोजन जो करना है उसके कुछ चरण हैं, सोपान बोले तो चरण।
कितने चरण हैं ये हमें याद होना चाहिए, 3 चरण हैं। उन 3 चरणों के माध्यम से हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं। तो संसाधन नियोजन करना एक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, कठिन, बहुत कठिन, जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसके सोपान हैं, 3 सोपान हैं। पहला, सबसे पहले हमें देश के संसाधनों की पहचान कर कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहला काम होगा, संसाधनों की पहचान कर कर उनकी तालिका बनाएंगे। फिर उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे, किस क्षेत्र में है, उनका मानचित्र बनाएंगे। संसाधन की गुणवत्ता की जांच करेंगे कि जो संसाधन है वहाँ पर उपलब्ध है वो किस क्वालिटी का है। जैसे कोयला 4 किस्म का होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला है और फीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। तो पहले उसकी गुणवत्ता का हमें जांच करनी पड़ेगी, फिर उसकी मात्रा का भी हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, कितनी मात्रा में, इन सब का हमें मापन करना पड़ेगा। और ये सब काम करना हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। किसका पहला चरण? नियोजन का। दूसरा चरण, संसाधन नियोजन करने के लिए संसाधन विकास की योजना बनाकर और उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन के लिए ढांचा तैयार करना पड़ेगा। हमारी तकनीकी, हमारे कौशल और हमारी संस्थाओं को तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है कि संसाधन विकास के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको और देश के विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उन दोनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? तालमेल बिठाना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समन्वय स्थापित करना जरूरी है। किस किस के मध्य? संसाधन विकास योजनाओं प्लस राष्ट्रीय विकास योजना, इनके बीच समन्वय करना संसाधन नियोजन का तीसरा चरण है। दूसरे चरण में हम तकनीकी की बात करेंगे, कौशल की बात करेंगे और संस्थागत ढांचे की बात करेंगे। पहले चरण में हम संसाधन का तालिका बनाएंगे, फिर उसका क्षेत्र, किस क्षेत्र में, इसके आधार पर उसका सर्वे होगा, मानचित्र बनाना, संसाधन की गुणवत्ता की जांच करना और उसकी मात्रा की अनुमान लगाना। ये इस प्रकार से संसाधन नियोजन जो है उसके जो चरण हैं, ये सीधा प्रश्न आता है परीक्षा में। और आपको कितने चरण लिखने हैं? 3। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आई। जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है, स्वाधीनता के बाद, आज़ादी के बाद, भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रथम पंचवर्ष योजना से ही हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। हमारे देश की सरकार इस पर काम कर रही है। हर 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है और उन पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग विषय रखे जाते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। उसी प्रकार संसाधन की भी उनमें बात की गई है। अब बात आती है कि किसी भी क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है तो संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक शर्तें। संसाधन आवश्यक हैं, लेकिन संसाधनों के साथ साथ आपको और भी 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। केवल संसाधन होने से ही काम नहीं चलेगा। संसाधनों के साथ साथ आपके पास 2 चीज़ें उसी के अनुसार संसाधनों के अनुसार हमारे पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 प्रौद्योगिकी और नंबर 2 उसका बनाने के लिए संस्था यानी उद्योग, फैक्ट्रियाँ। संसाधन है लेकिन तकनीकी नहीं है तो फिर उस संसाधन का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे और उस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। तो किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो संसाधन तो होना जरूरी है, लेकिन संसाधनों के अनुसार, तदनुरूपी यानी उसी के अनुरूप हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी तकनीकी और संस्थाओं में भी हमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर इनका अभाव रहा, कमी रही, तो फिर निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए वह है यहाँ से अपन पढ़ते हैं,
संसाधनों का संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों को बचाना यह कोई नई बात नहीं है। हमारे देश के अंदर संसाधनों के ऊपर बहुत सारे राजनेता ने भी और बहुत सारे चिंतकों के द्वारा भी इस विषय पर चिंता की गई है। संसाधन संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाना। और संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। किसी भी प्रकार का विकास करना हो, किसी भी क्षेत्र का, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कोई सा भी विकास हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संसाधन। इसलिए हमें इनका संरक्षण करना जरूरी है। अगर हम इनका बिना सोचे समझे, विवेकहीन बिना सोचे समझे अगर इनका उपभोग करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो दो प्रकार की समस्याएं हमारे सामने पैदा होती है। नंबर एक, सामाजिक आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है और दूसरी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इन सब समस्याओं से बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल और केवल संसाधनों का संरक्षण। आज से नहीं, भूतकाल से, बीते हुए समय से ही हमारे संसाधन संरक्षण में बहुत सारे नेता और चिंतकों के द्वारा इस विषय पर बहुत गहरी चिंता की गई है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है गांधी जी का। गांधी जी ने संसाधन संरक्षण के ऊपर अपने शब्दों में संसाधनों की चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त है, जितना चाहिए वो हो सकता है, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं किया जा सकता, लालच पूरा नहीं हो सकता। अर्थात उन्होंने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए नहीं। जिस प्रकार से एक छोटे से एक प्रेरक से अपन समझ सकते हैं, एक किसान अपनी गेहूं की फसल की उपज को बेचने के लिए मंडी जाता है और रास्ते में उसके साधन से एक बोरी नीचे गिर जाती है। वहाँ एक चिड़िया आती हैं, थोड़े से दाने चुगती हैं और पेट भरता है, उड़ जाती हैं। फिर इस प्रकार से अनेक जीव आते हैं, गाय आती हैं, सब इस प्रकार पेट भरते हैं और चले जाते हैं। मानव आता है, खाता कुछ नहीं है, बोरी को उठाकर चला जाता है। ये ऐसे कहते हैं लालच। तो गांधी जी ने कहा है कि पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते इतने संसाधन हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं। तो ये आपसे प्रश्न कैसे आएगा, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं के अंदर कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है, ऐसा पूछा जाता है, तो गांधी जी का है। या फिर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर चिंता किन शब्दों में व्यक्त की, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप अच्छे अंक पा सकते हैं। आगे की कक्षा बाद में होगी, कल होगी, आज समय का अभाव है। फिर कल आप मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।